हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। 14 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था सीडीएस का। तो उसी के एग्जाम के जो पेपर हैं उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वन बाय वन। तो हमने इंग्लिश का पेपर सबसे पहले एनालाइज करना शुरू किया था। तो कल मैंने इसका पार्ट 1 डाला था जिसमें हमने काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया था। आज दूसरा पार्ट करते हैं जिसमें हम लोग कुछ और हिस्से से कर लेते हैं। देखिए, लेंदी पेपर होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक ही वीडियो में करना इसको सही नहीं है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग पार्ट्स में इसको कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कहाँ पे खत्म किया हुआ था? सिनोनिम्स में खत्म किया हुआ था ना। तो आज हम बढ़ते हैं कहाँ? एंटोनिम्स की तरफ। तो देखिए, आपको एंटोनिम्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एंटोनिम्स, हाँ मैं पेपर में देखूंगा क्योंकि यहाँ पे ब्लर दिखाई देता है काफ़ी। स्क्रीन पे शायद क्लियर होगा। यस, इट इज़ क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये है एंटोनियम। एंटोनियम में सबसे पहले ये मेरे पास सेट है, ये सेट ए है, इसमें 81 से स्टार्ट था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, मैं इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ। इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ मतलब ये चीज, ये जो भी चीज है, मैं इसके लिए बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड में। यानी कि मतलब उसको कोई संदेह नहीं है इस चीज के लिए, उस चीज के लिए पर्टिकुलर है, खास उस चीज के लिए है वो। ठीक है, तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, ये मेरे लिए बहुत खास है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसके लिए बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं है इस चीज के लिए, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल और बिल्कुल पर्टिकुलर हूँ। कोई मेरे मन में हेजीनेस नहीं है इसके लिए। इट इज वेरी वेरी क्लियर टू मी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरी क्लियर, एक तरीके से, है ना, वेरी क्लियर। पर्टिकुलर हूँ किसी चीज के लिए तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेरी क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम वेरी पर्टिकुलर फॉर माई गोल, मैं अपने जो मेरा गोल है उसके लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैं तस से मस नहीं होता हूँ उस चीज के लिए, तो उस चीज के लिए बहुत क्लियर हूँ। तो देखिए, वेरी क्लियर का एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्या क्वाइट हो सकता है? क्वाइट मतलब शांत रहना, चुप रहना, ये नहीं हो सकता है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी प्रिसाइज बोलते हैं हम लोग। माइन्यूट, माइन्यूट मतलब क्या होता है? माइन्यूट मतलब होता है, जिस इसको मिनट मत पढ़ना है, माइन्यूट है। ठीक है, माइन्यूट मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा। बहुत छोटा को क्या बोलते हैं? माइन्यूट बोलते हैं। ठीक है ना, प्रिसाइज होगा इसका मतलब, इसका मतलब एंटोनियम ना माइन्यूट हो सकता है बहुत छोटा, क्वाइट तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है वेग। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? वेग। वेग का मतलब होता है जो सब, मतलब जो हेजी रहे, मतलब जिसके बारे में आप क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ठीक है, जिसके बारे में साफ साफ नहीं बताया जाए, दैट इज वेग। तो वेग मतलब होता है हेजी या नॉट क्लियर। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर का एंटोनियम क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? ही हैज बिकम पॉन्ची। ही हैज बिकम पॉन्ची। देखिए, पॉन्ची मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना, पॉन्च एक वर्ड होता है। पॉन्च किसके लिए यूज करते हैं? जैसे किसी का पेट बाहर निकल आता है, जिसको बहुत मोटापा चढ़ जाता है किसी को, तो बोलते हैं ही इज वेरी पॉन्ची या सी इज वेरी पॉन्ची। मतलब जिसको हम लोग पेटू बोल देते हैं, जिसका पेट बहुत बाहर बाहर की तरफ निकला रहता है, पेट बाहर निकला रहेगा, यानी कि मोटापा बोल सकते हैं ना, पेट बाहर निकला रहेगा तो उसको पॉन्ची बोलते हैं। तो इसका एंटोनियम बताना है। तो स्टाउट मतलब क्या होता है? स्टाउट, STOUT, स्टाउट मतलब भी हष्ट पुष्ट तगड़ा, यानी कि थोड़ा सा जिसके अंदर फैट हो, मोटापा हो, इसी से मतलब होता है। स्टाउट मतलब भी तगड़ा ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा हष्ट पुष्ट टाइप का या थोड़ा मोटापा रहता है तो स्टाउट कहलाता है। प्लम्प मतलब क्या होता है? जैसे आपकी पिलो होती है, जब आप पिलो नई नई खरीद के लाते हैं, तकिया नई खरीद के लाते हैं तो फूली हुई रहती है ना, गद्दीदार रहती है, तो दैट इज प्लम्प, फूला हुआ रहना थोड़ा सा। तो ये भी क्या है? मोटापे से संबंधित है। और ये तो डायरेक्ट फैट दे ही रखा है, तो ना फैट इसका एंटोनियम सिनोनियम हो सकता है, सॉरी ना इसका फैट एंड सिनोनिम, इसका फैट सिनोनियम है। ठीक है, प्लम्प भी इसका सिनोनिम है और स्टाउट भी एक तरीके से सिनोनिम ही है। एंटोनियम हमें देखना, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? स्लिम। स्लिम मतलब क्या होता है? पतला हो जाता है। देखिए, आपको किसी भी वर्ड का इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग मालूम होना जरूरी है, दैट इज ट्रू। लेकिन साथ ही साथ हिंदी में उसका मीनिंग पता होना भी बेहद जरूरी है। हम अक्सर ऐसे कंपटीशन एरा में क्या करते हैं? हिंदी मीनिंग को इग्नोर करते हैं। हिंदी मीनिंग जरूर पता होना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ, क्योंकि जो आप एंटोनियम सिनोनियम सॉल्व करते हैं, इसमें आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग से ही काम चला लें ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अगर सिनोनिम में अगर आप देखें, सिनोनिम्स में भी वर्ड में डिफरेंस होता है मीनिंग में, लेकिन अगर आप उसका हिंदी में सेंस यूज करेंगे तो हिंदी के सेंस से आपको जरूर मालूम चल जाएगा कि इसका सिनोनिम क्या है या इसका एंटोनिम क्या है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? आपको हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए, ताकि आप मीनिंग के साथ साथ उस वर्ड का सेंस भी यूज कर सके कि किस सेंस में यूज किया जा रहा है। और ये सेंस आपका यूज होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड का मीनिंग पता होना या मिल जाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83,
83 क्वेश्चन बोलता है कि दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गैंजेस, जो इंग्लिश में गंगा को गैंजेस बोला जाता है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गैंजेस, ये नदी गैंजेस से ओरिजिनेट होती है, जो गैंजेस है वहां से निकलती है। ओरिजिनेट मतलब होना, ओरिजिनेट मतलब क्या होता है, कहीं से शुरू होना, प्रारंभ होना, निकलना, शुरू होना, ठीक है। तो इनॉग्रेट मतलब क्या होता है, उद्घाटन करना। क्या होता है ये, उद्घाटन करना। देखिए उद्घाटन करना और निकलना एक तरीके से बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। उद्घाटन करना और ओरिजिनेट होना एक जैसे वर्ड नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों क्या किया जाता है, सिनोनिम्स में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि इनका एक न कहीं सेंस एक जैसा होता है, इसलिए इनका हिंदी मीनिंग भी पता होना बेहद जरूरी है। तो इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन करना, ओरिजिनेट मतलब निकलना, लगभग सेम सेम होते हैं। इनिशिएट मतलब भी प्रारंभ करना होता है। कहते हैं ना इनिशिएट करो, हमेशा किसी भी चीज के लिए इनिशिएट करो, तो उस चीज क्या बोलते हैं, प्रारंभ करो। और इमेनेट मतलब क्या होता है, इमेनेट्स मतलब भी प्रारंभ करना ही होता है। तो तीनों का मतलब एक जैसा ही है लगभग, प्रारंभ करने का मतलब उद्घाटन करना, कोई चीज शुरू करना। तो कल्मिनेट मतलब क्या होता है, कल्मिनेट मतलब होता है जब कोई चीज कहीं पे खत्म हो जाती है तो उसको बोला जाता है कल्मिनेट, ठीक है। तो ओरिजिनेट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, कल्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओरिजिनेट का एंटोनियम कल्मिनेट। कल्मिनेट मतलब कोई चीज कहीं पे खत्म हो जाती है जब उसको बोलते हैं कल्मिनेट। द फिल्म आई सॉ वॉज हिलेरियस। द फिल्म आई सॉ वॉज हिलेरियस। हिलेरियस का इसमें आपको एंटोनियम बताना है। हिलेरियस मतलब क्या होता है, हिलेरियस मतलब जो बिल्कुल हतोत्साहित हो, मतलब जिसमें आपको हंसी आए, बिल्कुल आप प्रफुल्लित रहें जिसमें, ठीक है। ऐसी कोई चीज जिसमें आप बिल्कुल एक मिनट के लिए भी सीरियस ना रहें, आपको मतलब वो हंसा के रखे कोई चीज, तो वो होती है हिलेरियस। बोलते हैं दिस मूवी इज हिलेरियस, तो फिल्म की बात होती है, ये चीज याद रखना। द फिल्म आई सॉ वाज हिलेरियस। तो जोवाइल मतलब क्या होता है, जोवाइल मतलब भी हतोत्साहित होना, जो हंसमुख होता है, किसी का जोवाइल नेचर होता है। आपने सुना होगा कि हिज नेचर इज वेरी जोवाइल। जोवाइल मतलब क्या होता है, बिल्कुल हतोत्साहित, हंसमुख टाइप का। तो जोवाइल और हिलेरियस तो सिनोनिम्स होगा एक तरीके से। अप्रोर मतलब भी क्या होता है, अप्रोरियस मतलब उत्साह से भरा हुआ। तो उत्साह से भरा हुआ भी क्या हो जाएगा आपका, हिलेरियस हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेजिक मतलब क्या होता है, देखिए ट्रेजिक एक नेगेटिव वर्ड है। ट्रेजिक का मतलब होता है कि दुख होना, और वो दुख कब होता है, दुख होना मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेजिक जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जब आपको शोक होता है एक तरीके से, उसकी कंडीशन होती है, वो ट्रेजिक अवस्था में उस टाइम पे होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस टाइम पे उसको एकदम शौक लगता है कि कैसे मृत्यु इसकी हो गई, तो जो वो वाला दुख है वो कहलाता है ट्रेजिक। सीरियस भी एक तरीके से हंसना, मतलब ये जो सब कुछ हंसने वाले से रिलेटेड थे, लेकिन सीरियस मतलब हंसना नहीं होता है, आपको पता है। तो इसके एंटोनिम आपको दो देखने को मिल जाएंगे, या तो ट्रेजिक या सीरियस, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर देखा जाए तो, इसका मतलब हतोत्साहित होता है, इसका मतलब दुख है, तो दोनों होने चाहिए। लेकिन सीरियस भी एक तरीके से हो सकता है, सीरियस आप समझ रहे हैं ना, जो बिल्कुल सीरियस मूड में रहता है, हंसी नहीं आती जिसको। तो लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मूवी की। द फिल्म आई सॉ वाज हिलेरियस, जो मूवी थी वो हिलेरियस थी। अगर मूवी हिलेरियस है तो इसका मतलब इसका एंटोनियम क्या होगा, सीरियस हो जाएगा। क्यों, ट्रेजिक मतलब होता है जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां पे जो आपको दुख लगता है, आघात लगता है, उसको ट्रेजिक बोलते हैं। तो यहाँ फिल्म देखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, सीरियस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 85 देखते हैं। ऑन दैट डे पेंडेमोनियम reigned इन द हॉल। ऑन दैट डे पेंडेमोनियम reigned इन द हॉल। पेंडेमोनियम reigned इन द हॉल मतलब, पेंडेमोनियम क्या होता है, देखिए एक ऐसा माहौल जिसमें सब अफरा तफरी, मतलब बहुत वो रहता है ना, जिसमें एकदम से अफरा तफरी, उधम काटना बोलते हैं हिंदी में। पेंडेमोनियम मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका, कोलाहल से भरा हुआ, उपद्रव बोल सकते हैं एक तरीके से, उपद्रव वाला माहौल हो गया था। कहाँ पे, उपद्रव वाला माहौल हो गया था, कहाँ पे, हॉल में। तो ये बोल रहे हैं ऑन दैट डे, उस दिन पेंडेमोनियम reigned इन द हॉल। हॉल में क्या हो गया था, उपद्रव वाला माहौल हो गया था, यानी कि सब लोग यहाँ वहां भागने लगे थे, ये सब कुछ। तो हुला बेलू मतलब भी उपद्रव होता है, ठीक है। अप्रोर मतलब क्या होता है, अप्रोर मतलब अभी बताया था आपको, जो बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उत्साह जैसा वर्ड हमें दिखाई देता है, ठीक है। पेंडेमोनियम और उत्साह से भरा हुआ, ये भी अप्रोर हो गया ना एक, तो ये भी कोलाहल मचा सकता है ये व्यक्ति भी, अप्रोर वाला। तो ये भी एक तरीके से आपका सिनोनिम में आ गया। एक्कोलेट मतलब भी यही होता है, तो एक तरीके से प्रशंसा करना, इस टाइप की चीजें होती हैं एक्कोलेट, ठीक है। तो इसका एंटोनियम ये तो हमें दिखाई नहीं देता। हुला बेलू मतलब भी कोलाहल करना होता है, अप्रोर मतलब भी लगभग वही सेंस होता है, लेकिन पीस ऐसा वर्ड, इसका मतलब होता है शांति। तो पेंडेमोनियम मतलब कोलाहल करना, उपद्रव करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शांति, यानी कि पीस, ठीक है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तीनों वर्ड्स के मीनिंग बताए जाएं, उसके बाद आंसर बताया जाए, ठीक है, वरना इतना टफ है नहीं है। देखिए 86 वाला देखते हैं।
86 में क्या बोल रहा है, द पुलिस 86 में बोल रहा है द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे एमिड बिजी ट्रैफिक। पुलिस ने मेरे को आज बिजी ट्रैफिक में क्या कर लिया, वहां पे डिटेन कर लिया। देखिए अरेस्ट करना और डिटेन करना ये अलग अलग चीजें होती है। अरेस्ट और डिटेन में डिफरेंस क्या होता है ये आप पॉलिटी में देखेंगे, ठीक है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो। द पुलिस डिटेन्ड मी टुडे एमिड बिजी ट्रैफिक। पुलिस ने मेरे को आज बिजी ट्रैफिक में क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, यानी कि पकड़ लिया उन्होंने मेरे को। पकड़ना हो तो किसी को रोकना, कन्फाइन कर लेना, उस चीज पे बाउंडेशन लगा देना, ये सब चीजें इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इम्पीड मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, भेद मतलब कोई चीज अगर जा रही है उसको रोक देना, वो कहलाता है इम्पीड करना, टांग अड़ा देना रास्ते में। तो इम्पीड मतलब भी क्या हो जाएगा, रोकने से संबंधित है। डिटेन, कन्फाइंड मतलब किसी चीज में लिमिट लगा देना, कन्फाइन करना किसी चीज को कहीं पे ताकि वो सीमित हो जाए, तो कन्फाइन हो जाएगा। हेल्ड मतलब पकड़ना होता है। तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, रिलीज। रिलीज मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिलीज करना, छोड़ देना। अगला क्वेश्चन है 87, इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर आई कन्फेस्ड एवरीथिंग। इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर आई कन्फेस्ड एवरीथिंग। इन माई स्टेट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराशा, जब मैं निराशा की स्थिति में था, जब मैं दुखी था, आई कन्फेस्ड एवरीथिंग, मैंने सभी चीजें वहां पे सब चीजों का खुलासा कर दिया, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। जब मैं दुखी था, निराशा की स्थिति में था, आई कन्फेस्ड एवरीथिंग, मैंने हर चीज वहां पे क्या कर दी, कन्फेस कर दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डिस्पेयर मतलब निराशा होता है। डिटर्मिनेशन मतलब क्या हो जाता है, डिटर्मिनेशन एक तरीके से दृढ़ निश्चयी होता है, तो ये इसका मतलब नहीं हो सकता। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट मतलब होता है कि किसी पे निर्भर रहना, आश्रित रहना, ये भी नहीं हो सकता। एलेसन मतलब क्या होता है, एलेसन मतलब होता है एक तरीके से आपका क्या करना, ये ये निराशा है। एलेसन मतलब उत्साह से भरा हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो एलेसन इसका मतलब हो जाए, कहाँ गया ये रहा, उत्साह होता है एलेसन मतलब, ठीक है, उत्साह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम एलेसन हो जाएगा, क्योंकि ये होता है निराशा। आगे बढ़ते हैं 87 के बाद 88 में आते हैं। ही वॉज एक्यूज बाय द एंटायर कम्युनिटी आफ्टर ही फेल्ड in the mission. He was accused by the entire community after he failed in the mission. जब वो मिशन में फेल हो गया, उसको कम्युनिटी में जो भी वहाँ के लोग थे सबके द्वारा क्या किया गया, एक्यूज उसको किया गया था। एक्यूज मतलब उस पर दोष आरोपित किया गया था। तो इनक्रिमिनेट मतलब क्या होता है, किसी पे किसी को क्रिमिनल चार्जेस लगाना। तो इनक्रिमिनेट मतलब उसको क्रिमिनलाइज करना कि इसने ऐसा कर दिया है, तो ये होता है इनक्रिमिनेट, यानी कि दोष लगाना बोल सकते हैं। इंडिक्टेड क्या होता है, एक लॉ की टर्म होती है, ठीक है, लॉ की टर्म। इसमें भी क्या बोलते हैं, जब आपको लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको उसके ऊपर ट्रायल होना चाहिए, उसको केस होना चाहिए, उसके ऊपर दोष लगने चाहिए, आरोपित होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या, इंडिक्ट, ठीक है, इंडिक्टेड बोला जाता है। इंडिक्टेड मतलब क्या होता है, व्हेन यू डिसाइड दैट समवन शुड बी पुट ऑन ट्रायल, जब आपको ये लगता है कि किसी को कहाँ होना चाहिए, ट्रायल, ट्रायल में होना चाहिए। ट्रायल मतलब जो कोर्ट में ट्रायल चलता है। अरेंड भी एक लॉ की टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, दोष लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विंडिकेट, ठीक है। विंडिकेट मतलब क्या होता है, किसी को दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना मतलब अगर किसी पे दोष लगे हुए, अक्यूज किया गया है किसी को, तो उससे उसको मुक्त करना, ये कहलाता है आपका विंडिकेट, ठीक है। ये 88 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन है 89, देयर वॉज मच टू बोस्ट। इसको चलो मैं ऐसे बता देता हूँ, देयर वॉज मच टू बोस्ट अबाउट क्वालिटी ऑफ his work. There was much to boast about the quality of his work. बहुत कुछ है उसके, जो उसकी वर्क की क्वालिटी है उसके बारे में बोस्ट करने के लिए बहुत कुछ है। बोस्ट मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। बढ़ा चढ़ा के मतलब जैसा वो है, जितना वो है उससे बढ़ा चढ़ा के बोलना, अच्छा बोलना उसके बारे में, बोस्ट। डींग मारना इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। जब हम बड़ी बड़ी फेंकते हैं, हाँकते हैं, तो उसको बोलते हैं बोस्ट करना। तो बोस्ट एक मतलब पॉजिटिव टर्म्स में क्या हो जाएगा कि किसी के बारे में ज्यादा अच्छा बोलना, जितना वो है नहीं उससे ज्यादा अच्छा बोलना। तो ब्लस्टर मतलब भी क्या होता है, ज्यादा अच्छा बोलना, ब्लस्ट करना किसी के बारे में। ब्रैग, ब्रैग मतलब भी क्या होता है, डींग मारना या फिर हाँकना किसी के बारे में, फालतू की चीजें, मतलब ज्यादा अच्छा बोलना उसके बारे में। और फ्लॉन्ट मतलब क्या होता है, फ्लॉन्ट मतलब होता है शो ऑफ करना, ये ठीक है। जैसे तुम हो नहीं वैसे तुम अपने आप को दिखा रहे हो, यानी कि अपने आप को अच्छा बनाने का ट्राई कर रहे हो, तो वो भी क्या होता है, शो ऑफ होता है। तो ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं हमें बोस्ट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोस्ट मतलब भी एक तरीके से शो ऑफ होता है, अच्छा अच्छा दिखाना अपने बारे में, ऐसा ही ये भी होता है, ब्लस्टर, ब्रैग और फ्रॉन्ट। डिप्रिकेट मतलब क्या होता है, डिप्रिकेट मतलब होता है किसी की निंदा करना या किसी को अवमानित करना, ठीक है। निंदा करना क्या होता है, डिप्रिकेट होता है। देखिए एग्जैक्ट इसका एंटोनियम डिप्रिकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि डिप्रिकेट, क्योंकि बोस्ट मतलब होता है किसी के बारे में फालतू की चीजें फेंकना, यानी कि जैसा वो है नहीं उतना अच्छा उसके बारे में बता देना, तो उसका उल्टा निंदा करना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में ऐसा हो सकता है,
लेकिन ये हम लोग क्या करते हैं, एक सेंस के तौर पे जा रहे हैं कि बोस्ट मतलब अच्छा बोलना है, तो डिप्रिकेट मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश टू इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग पता होना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो इसका एंटोनियम ही नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही डिलीवर्ड एन ई सेंट्रिक स्पीच, ही डिलीवर्ड एन ई सेंट्रिक स्पीच, उसने एक ई सेंट्रिक स्पीच दी। ई सेंट्रिक मतलब क्या होता है, ई सेंट्रिक मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रेंज, विचित्र। ठीक है, स्ट्रेंज बोल सकते हैं, अजीबो गरीब स्पीच उसने दी, एक अजीबो गरीब स्पीच उसने दी, एक ई सेंट्रिक स्पीच दी, मतलब बिल्कुल जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रेंज सी उसने दे दी, फालतू की। ठीक है, ई सेंट्रिक, तो एन ऑड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी स्ट्रेंज होता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, सनकी टाइप की स्पीच, जिसके अंदर सनक होती है ना एक, तो वो वाली स्पीच दी उसने, ई सेंट्रिक, स्ट्रेंज। पेक्यूलियर मतलब भी क्या होता है, सनकी होता है, आपको पता होगा पेक्यूलियर मतलब। ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएगा। इडियोसिंक्रेटिक क्या होता है, इडियोसिंक्रेटिक मतलब भी स्ट्रेंज होता है, एक सनकी टाइप की चीज होती है। ठीक है, एंड इडियोसिंक्रेटिक, एक स्ट्रेंज व्यक्ति, एक सनकी टाइप का व्यक्ति, ये तीनों से क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो अनॉर्मल स्पीच मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ही डिलीवर्ड एन ई सेंट्रिक स्पीच, एक अजीबो गरीब उसने स्पीच दी, मतलब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल सी स्पीच उसने दी। ठीक है, ये आपके एंटोनिम्स भी खत्म हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब हम आएंगे पार्ट ऑफ स्पीच वाले पार्ट में। ठीक है, देखते हैं। आपको इसमें एक वर्ड हाईलाइट दिखाई देगा, जो वर्ड हाईलाइट होगा उसका आपको क्या बताना है कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले है दे वांडर्ड अराउंड एमलेसली। वो वांडर मतलब क्या होता है, घूमना फिरना ऐसे। ठीक है, वे घूम रहे थे या घूमे अराउंड एमलेसली, यहाँ वहाँ, एमलेसली मतलब कोई इनका मकसद नहीं था, ऐसे ही घूम रहे, बिना मकसद के ऐसे ही फालतू में घूम रहे थे। दे वांडर्ड अराउंड एमलेसली, चारों ओर कैसे घूम रहे थे, चारों ओर मतलब यहाँ वहाँ कैसे घूम रहे थे, एमलेसली घूम रहे थे। तो देखिए वांडर्ड क्या, सॉरी अराउंड क्या है, हमें ये बताना है। क्या वर्ब है अराउंड, वर्ब नहीं है। वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन होता है। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है, वांडर्ड है, यानी कि यहाँ वहाँ घूमना क्या हो जाता है, वांडर। देखिए एडजेक्टिव है कि नहीं है अभी बताऊंगा आपको, इंटेंसिफायर भी बताऊंगा। नाउन तो नहीं है, आपको ये समझ आना चाहिए, नाउन ये नहीं है। दे वांडर्ड अराउंड, ये नाउन नहीं है। अब आप फंस जाएंगे किसमें, एडजेक्टिव और इंटेंसिफायर में। ठीक है, अभी इंटेंसिफायर भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटेंसिफायर क्या होता है, जो किसी चीज की, जो किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा दे। ठीक है, किसी चीज की तीव्रता को बढ़ा दे, उस चीज को जैसा वो है उससे कई ज्यादा दिखाने का ट्राई करे, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी या इंटेंसिफायर। तो यहाँ कोई तीव्रता नहीं बढ़ा रहा है। अगर आप एलिमिनेशन के मेथड से जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए इस इन तीनों में से, तो इन चारों में से इसका आंसर क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अराउंड क्या होता है, एक एडवर्ब भी होता है। ठीक है, एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है अराउंड। तो वो, लेकिन वो कब होता है, देखिए जैसे मैं बोलूँ आई एंटर्ड द रूम एंड आई लुक्ड अराउंड, आई एंटर्ड द रूम एंड आई लुक्ड अराउंड, मैं कमरे में घुसा और मैंने चारों ओर देखा। तो यहाँ पे जो मैंने अराउंड बोला, ये अराउंड है एडवर्ब। क्यों है, देखिए एडवर्ब में जब अराउंड का मीनिंग निकलता है तो कैसे निकलता है, कि जब कोई भी चीज़ है, जब हम उसकी सरफेस के चारों तरफ देखते हैं या सरफेस के चारों ओर की बात कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ एडवर्ब में आती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला व्हेन आई एंटर्ड आई लुक्ड अराउंड, मतलब जब मैं अंदर घुसा तो मैंने चारों तरफ देखा, चारों तरफ क्या देखा, इस कमरे की सरफेस को ही तो देखा। तो ये क्या था, अराउंड था। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे वांडर्ड अराउंड एमलेसली, वो चारों तरफ कैसे घूम रहे थे, यूं ही घूम रहे थे, चारों तरफ मतलब यहाँ वहाँ। तो यहाँ वहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब इस सेंस में आएगा, दे वांडर्ड कैसे घूम रहे थे, एमलेसली कहाँ, यहाँ वहाँ घूम रहे थे, फालतू में। तो यहाँ पे अराउंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और वैसे एडवर्ब भी होता है। और एमलेस होता खाली, तो एमलेस क्या होता है, एमलेस क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। एमलेस मतलब बिना एम के, एमलेस। एमलेसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यानी कि अराउंड यहाँ पे क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, हम चले गए आफ्टर दे हैड लेफ्ट, जब जब वो गए उसके बाद हम चले गए, यानी कि पहले ये वाली क्रिया हुई होगी, उसके बाद ये वाली क्रिया हुई होगी, तभी तो लगा ना दे हैड लेफ्ट, जब वो चले गए उसके बाद हम वहां से निकले या तब हम गए। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, यानी कि हमें आफ्टर बताना है कि इसमें आफ्टर क्या है। दो सेंटेंस से मिलकर ये बनाया है, दे हैड लेफ्ट, वी वेंट अवे, इन दोनों से मिलकर बना है। पहले ये वाली क्रिया होगी ना, दे हैड लेफ्ट मतलब वो पहले चले गए थे, उसके बाद ये लोग निकले। तो जब वो गए उसके बाद हम निकले, यानी कि दो सेंटेंस है, उसको जोड़ कैसे रहे हम लोग, आफ्टर से जोड़ रहे हैं। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, जब वो निकल गए
उसके बाद हम वहाँ से गए, तो आफ्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक कंजंक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? प्रोनाउन तो वैसे भी नहीं होगा, एडजेक्टिव तो वैसे भी नहीं है, इंटेंसिफायर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। दे हैड लेफ्ट, वी वेंट अवे, इन दोनों के बीच में फुल स्टॉप रहा होगा, तो हम इसको एक साथ जोड़ेंगे कैसे? वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट, हम गए जब वो निकल गए उसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन 93 वाला देखते हैं क्या है। 93 बोलता है पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सोसाइटीज, न्यू सिविल सोसाइटीज। पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। जो पब्लिक कल्चर आजकल का जो कल्चर है सोसाइटी में, इज एसोसिएटेड विथ, उसमें क्या क्या है? एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज से वो एसोसिएटेड है। एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज, ये क्या है यहाँ पे? एक नाउन है। सिविल सोसाइटी क्या है? नाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो सिविल सोसाइटी कैसी है? बिल्कुल नहीं है, तो न्यू क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा एडजेक्टिव। और एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा? अगर केवल एक्सट्रीमली की बात करूँ तो एक तरीके से एडवर्ब होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली क्या होता है? एक तरीके से एडवर्ब होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये क्या बोल रहा है? जो न्यू सिविल सोसाइटीज है ना, तो इसकी एक तरीके से इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। सिविल सोसाइटीज नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि एक्सट्रीमली न्यू, वो बिल्कुल नई नई सोसाइटीज हैं, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। एक अगर एक्सट्रीमली नहीं होता तो हम क्या बोलते? न्यू सोसाइटीज। मतलब न्यू सोसाइटी मतलब क्या हो जाएगा? एक नई सोसाइटी। लेकिन एक्सट्रीमली बोलने से क्या हो गया कि वो बहुत ही नहीं है, बिल्कुल नई सोसाइटी, यानी कि उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो एक्सट्रीमली न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटेंसिफायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नई सिविल सोसाइटीज की इंटेंसिटी को एकदम से बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नई सोसाइटीज हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिफायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? बी। उसके बाद हम बढ़ेंगे 94 में। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। तुम अपनी स्टडीज में इन दिनों लेस अटेंशन पे कर रहे हो, यानी कम ध्यान दे रहे हो। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। हमें बताना है कि लेस क्या है। देखिए, क्या पे करने की बात हो रही है? अटेंशन। अटेंशन क्या है यहाँ पे? नाउन है, ठीक है। नाउन यानी कि अटेंशन कैसा पे कर रहे हो तुम लोग? कि लेस पे कर रहे हो, अच्छा बुरा, कम ज्यादा, ये सब चीजें क्या होती हैं? एडजेक्टिव होती हैं। अटेंशन कैसा पे कर रहे हो? कम अटेंशन पे कर रहे हो, यानी कि लेस पे कर रहे हो, तो लेस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बता रहे हैं ना कि अटेंशन की क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा अटेंशन पे कर रहे हो तुम लोग? लेस अटेंशन पे कर रहे हो, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो लेस मतलब क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ रहे होंगे। पेइंग क्या है यहाँ पे? पेइंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्ब हो जाएगा। 94 हो गए। 95 नंबर क्वेश्चन, वाई। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन। अब आपको यहाँ पे देख के लगेगा ये क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, लेकिन ऐसा कहीं पे दिखाई नहीं गया है। और नाउन ये है नहीं, आपको पता है। इंटेंसिफाई ये किसी चीज को कर नहीं रहा है, किसी की तीव्रता बढ़ा नहीं रहा है। एडजेक्टिव ये है नहीं, किसी की क्वालिटी को ये बता नहीं रहा है। तो एलिमिनेट करके आप बता दोगे कि इसका आंसर क्या है? इंटरजेक्शन है। लेकिन इंटरजेक्शन होता क्या है? ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है? ऊपर हमने कंजंक्शन पढ़ा था वो, ये क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में यूज तो किए जाते हैं, लेकिन उसका सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट मीनिंग निकलता है और वो अलग से यूज किया जाता है। इंटेंस जो इंटरजेक्शन होता है वो हमेशा अलग से यूज किया जाता है और सेंटेंस के मीनिंग से थोड़ा डिफरेंट मीनिंग उसका निकलता है। तो यहाँ पे वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, ये क्या बोलना चाह रहा है? क्यों? क्या सच में सुजाता है फोन पे? इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्या सच में सुजाता फोन पे? ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। क्यों? क्या सच में सुजाता फोन पे है? ऐसा ये बोलना चाह रहा है, यानी कि क्यों का अलग मीनिंग निकल रहा है और ये सिंगल वर्ड है और ये पूरा एक सेंटेंस है, इसका अलग मीनिंग है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद 96 में आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा अब मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने जैसा इसमें है नहीं। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। बैठो और थोड़ी देर, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, बैठो और थोड़ी देर क्या करो? आराम करो। इसमें वाइल क्या है ये बताना है। देखिए, डिटरमाइनर लग चुका है पहले, ए एंड द आर्टिकल लग चुका है ना। ए एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है ना। तो वाइल क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे नाउन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इंटेंसिफाई किसी चीज़ को कर नहीं रहा है। एडजेक्टिव ये है नहीं, एडवर्ब ये वैसे भी नहीं है। तो अ लग गया ना। अ किसके आगे लगता है? हमेशा नाउन के आगे लगता है, सब्जेक्ट के आगे। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। राकेश इज, अगला क्वेश्चन, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। राकेश दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा बुरा, मतलब बूढ़ा है, यानी कि इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता है, ये बोलना चाह रहा है। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। राकेश बहुत ज्यादा बूढ़ा है
दौड़ने के लिए, वो इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सो हो गया आपका, सच हो गया आपका, जैसे इनफ हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, इनफ हो गया, जैसे ये वर्ड टू हो गया। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी चीज़ की डिग्री को बढ़ा देती हैं। जैसे सो है, ही इज सो स्मार्ट, मतलब वो काफ़ी स्मार्ट है, ऐसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से। एक इसका मतलब है, सो का मतलब वहाँ पे भी आता है, ताकि वाले सेंस में भी आता है, वो हम बाद में देखेंगे। ही सो स्मार्ट मतलब वो बहुत स्मार्ट है। यू आर सो गुड मतलब तुम बहुत अच्छे हो, ये डिग्री को बढ़ाता है ये वर्ड। सच वर्ड भी डिग्री को बढ़ाता है। दिस इज सच एन अमेजिंग मूवी, ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है। सच एन अमेजिंग मूवी मतलब बहुत अच्छी मूवी है, ये भी क्या करती है, डिग्री को बढ़ाती है। इनफ भी डिग्री में ही काम आता है, और टू मतलब ये डिग्री को ही तो बढ़ा रहा है यहाँ पे। बूढ़ा मतलब बूढ़ा ऑलरेडी एज में बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको और भी बड़ा दिखाने के लिए क्या कर रहा है कि ये ज्यादा ही बूढ़ा है, तो टू लगा दे रहे हैं। तो टू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटेंसिफायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी क्या कर रहा है, डिग्री को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दे रहा है, इसको इंटेंसिफाई कर रहा है टू। वैसे तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, सो सच इनफ टू, ये एडवर्ब होते हैं। लेकिन अगर एडवर्ब के साथ साथ अगर आपको इंटेंसिफायर दिखाई दे रहा है, तो आप पहले किस पे जाओगे, इंटेंसिफायर पे जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, डिग्री को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे ओल्ड है, ओल्ड की डिग्री को बढ़ा रहा है, टू मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ा है वो, तो इसकी डिग्री को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे हम एडवर्ब से पहले कहाँ जाना शुरू कर देंगे, इंटेंसिफायर। अगर इंटेंसिफायर नहीं होता तो हम इसको एडवर्ब में क्लिक कर देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन of interior architects and design graduates, work opportunities are immense, ठीक है। for the next generation of interior architects, so इंटीरियर आर्किटेक्ट्स और डिजाइन ग्रेजुएट्स की अगली जनरेशन आने वाली है, वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या है, इमेंस है, काफ़ी हैं। वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है, ये अलग ही सेंटेंस है ना यहाँ के इसके बाद तो। और सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वर्क अपॉर्चुनिटीज है। अब वैसे भी दिमाग लगा सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज प्लूरल में जा रहा है, और प्लूरल हमेशा किसी वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। प्लूरल किस चीज़ का होता है, कोई सब्जेक्ट, जैसे बॉय है, बॉय एक सब्जेक्ट है या एक नाउन है, तो बॉय का प्लूरल हम कर सकते हैं। अब हम लोग कोई काम कर, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, रन कर रहे हैं, तो रन का प्लूरल नहीं हो सकता ना। रन का प्लूरल मतलब रन क्या है, रन तो एक क्रिया हुई, क्रिया का प्लूरल कभी नहीं, रन्स नहीं हो सकता कभी भी, है ना। अब ये रन्स क्या, अब आपको रन्स लिखा हुआ दिखाई देता होगा, लेकिन वो टेंस वाला रन्स है, यानी कि जैसे ही रन्स, तो ये रन्स यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ही उस टेंस की वजह से क्या आ रखा है यहाँ पे, एस लग रखा है, ठीक है। रन का कोई प्लूरल नहीं होता है वैसे। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, बॉय, बॉय का क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है, क्योंकि ये नाउन होता है, सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही यहाँ पे प्लूरल दिखाई दे रहा है आपको, तो प्लूरल मतलब क्या हो जाएगा, ना एडवर्ब होगा ना एडजेक्टिव होगा, नाउन प्रोनाउन में से एक चीज हो सकता है। प्रोनाउन का भी प्लूरल तो होता है वैसे, लेकिन इस तरीके से नहीं, नाउन होता है, ठीक है। तो वर्क अपॉर्चुनिटीज, एक नाम दिखाई दे रहा है आपको, वर्क अपॉर्चुनिटीज, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऐसे मालूम करना था कि ये प्लूरल में दिखाई दे रहा है, तो ये यही हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 में क्या है, लाइफ इज अ सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। लाइफ एक सोलो फाइट है, लाइफ एक अकेली फाइट, देखिए सीख भी दे रहा है इसमें, ठीक है, लर्निंग है एक बहुत बड़ी, ठीक है, एक बहुत बड़ी लर्निंग भी इस क्वेश्चन में है कि लाइफ इज अ सोलो फाइट, लाइफ आपको अकेले ही जीनी पड़ेगी, अकेले ही लड़नी पड़ेगी, एक सोलो फाइट है। ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी, हर व्यक्ति अपनी लाइफ अपने आप ही जीता है, ये इसका कहने का मतलब है। लाइफ इज अ सोलो फाइट, फाइट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फाइट क्या है, नाउन है। और फाइट कैसी है, सोलो फाइट है। फाइट को क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, ये कर रहा है, सोलो, है ना। सोलो वर्ड से क्वालिफाई कर रहा है, इसी क्वालिटी को बता रहा है कि फाइट कैसी है, सोलो फाइट है। तो सोलो क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इंटेंसिफायर नहीं होगा, इंटेंसिटी को नहीं बता रहे, ठीक है। इसको क्वालिफाई करा, फाइट कैसी है, सोलो फाइट है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द कैट लव्स कंफर्ट, ये तो इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी से। द कैट लव्स कंफर्ट, अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्लोज कंपोजिशन में। अब आते हैं क्लोज कंपोजिशन में, देखते हैं लास्ट का पार्ट है इसमें लगभग ये, ठीक है। क्लोज कंपोजिशन में क्या करना था आपको, एक देखिए इसमें होता क्या है, क्लोज कंपोजिशन में एक पैराग्राफ टाइप का ही होता है, उसमें सेंटेंसेस ऐसे हैं, ये पूरा पैराग्राफ रहेगा, 101 से लेकर 110 तक क्वेश्चन रहेंगे। इस पैराग्राफ में क्या होता है, आपको बीच बीच में वर्ड्स भरने होते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, और ये पूरा पैराग्राफ होता है।
तो इसमें आपको क्या करना होता है, देखो इसमें कभी ये गलती मत करना कि जैसे आपने, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें कभी ये गलती मत करना कि आप जैसे पहले वाले से शुरू किया आपने भरना द पॉलिथीन बैग्स, आपको लगा कि यहाँ पे इज आना चाहिए, मान लो अगर आपने इज भर दिया यहाँ पे, तो तुरंत यहाँ पे कभी भी सर्कल मत करना कि आपने पहला क्वेश्चन देखते ही सर्कल कर दिया, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये पैराग्राफ है, हो सकता है किसी और सेंस में इस बात को कर रहा हो। तो आप पहले पूरा का पूरा पैराग्राफ इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद देखना कि किस सेंस में ये पैराग्राफ जा रहा है, उसी सेंस में आपको आंसर लगाने पड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ आंसर सही लगता है पढ़ने में, सेंटेंस आप यहाँ भरोगे ना तो आपको सही लगेगा, लेकिन आप जब आखिरी लाइन पे पहुंचोगे तो आपको मालूम चलता है कि यार किसी और सेंस में बात कर रहा था। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो क्या होगा इसमें, मिट क्यों नहीं रहा है, देखो सबसे पहले द पॉलीथीन बैग्स डैश, देखिए द पॉलीथीन बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू मैन्योर। पहले दो लाइन होगी, द पॉलीथीन बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए इनमें से क्या आएगा यहाँ पे, पॉलीथीन बैग्स है यानी कि प्लूरल की बात कर रहा है, प्लूरल है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो टाइम वर्ड आएगा यहाँ पे, टाइम वर्ड भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल वाला आएगा तो इज नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से प्लूरल है, तो इज कभी नहीं आएगा। यहाँ पे वर्ब भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब भी प्लूरल के लिए यूज होता है। तो क्या आएगा, आर या बिकम में से एक आ सकता है ना। तो देखते हैं आगे क्या आएगा, पॉलीथीन बैग्स डैश नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। अब हमें मालूम चल गया कि कैन नॉट की बात कर रहा है, और कैन नॉट क्या होता है, प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट ही आएगा, इसमें दोनों प्रेजेंट के हैं। तो आप दोनों भर के देखो, द पॉलीथीन बैग्स बिकम नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, ऐसा नहीं होगा। द पॉलीथीन बैग्स आर, ठीक है, द पॉलीथीन बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो जो पॉलीथीन बैग्स है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इसका मतलब दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, उनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, डिकम्पोज्ड डैश बाय थ्रू इनटू या इन, इनमें से क्या आएगा, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड डैश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू मैन्योर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके द्वारा इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो यही तो बोलना चाह रहा है, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय। अब यहाँ पे थ्रू क्यों नहीं आएगा, थ्रू का मतलब होता है जब हम कोई चीज किसी चीज के माध्यम से करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ द लाइट एंटर्स द रूम थ्रू द विंडो, मतलब जो लाइट है कमरे में कैसे, द सनलाइट एंटर्स द रूम थ्रू द विंडो, मतलब सनलाइट धूप की किरण कमरे में कैसे आती है, विंडो के माध्यम से आती है, तो वहां पे थ्रू आएगा। तो डिकम्पोज थ्रू मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू तो उसको डिकम्पोज नहीं किया जाता है ना, उनके माध्यम से नहीं होता है, उनके द्वारा किया जाता है। तो बाय, इनटू भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, पता ही चलेगा आपको इसमें। आगे बढ़ते हैं, दे रिमेन एज, उसके बाद बढ़ना है आपको, दे रिमेन एज। देखिए आपने देखा होगा ना, एज इट इज बोलते हैं कि जैसा का तैसा, जैसा है वैसा ही रहने दो, एज इट इज। तो यहाँ पे भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दे रिमेन एज। देखिए यहाँ पे इट इज भी दे दिया, और इट इज देखते ही बहुत लोगों ने इसका आंसर इट इज लगा दिया होगा, लेकिन ये गलत तो होगा, इट इज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एज के पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था, दे था, तो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है दे, ठीक है, दे की बात कर रहा था। अगर पहले प्लूरल है तो एज के बाद भी जैसा था वैसा ही अब, यानी कि पहले ही प्लूरल था तो अभी भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो दे रिमेन एज इट इज नहीं, इट इज क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। तो दे रिमेन, वो रहते हैं कैसे, जैसे थे, दे आर, ठीक है, दे रिमेन एज दे आर। कौन, पॉलिथीन बैग्स, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, दे रिमेन एज दे आर, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इवन आफ्टर ईयर्स, बहुत सालों के बाद तक तो भी। एनिमल्स दैट स्टार्टेड ईटिंग वेस्ट फूड, वो जानवर जिन्होंने इनको खाना शुरू कर दिया, दैट स्टार्टेड यानी कि शुरू कर दिया, ईटिंग वेस्ट फूड, ईटिंग वेस्ट फूड मतलब जो बचा खुचा खाना हो जाता है, तो खाना शुरू कर दिया जब जानवरों ने, विथ दीज पॉलीथीन बैग्स, यानी कि सेंस लगा लो क्या बोल रहा है कि इन पॉलीथीन तो सड़ नहीं सकती, इन पॉलीथीन बैग्स के साथ जब जानवरों ने वेस्ट फूड को खाना शुरू कर दिया। तो देखिए क्या होगा, बिसाइड्स मतलब क्या होता है, बिसाइड्स मतलब होता है किसी चीज के नेक्स्ट टू, ठीक है, बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, और बिसाइड मतलब क्या होता है, के सिवाय, किसी चीज के बजाय या किसी चीज के सिवाय, ठीक है, के बजाय नहीं, इन एडिशन टू होता है इसका मतलब, ठीक है। बिसाइड मतलब इन एडिशन टू, देखियो मिट नहीं रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता किसी चीज के साथ, किसी के बजाय, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोरो मतलब क्या होता है, संपूर्ण, ये भी कोई मतलब यहाँ पे दे नहीं रहा है, तो अलोंग बोलेंगे, क्योंकि अलोंग मतलब आपको पता हो क्या होता है, अलोंग मतलब साथ साथ। ईटिंग वेस्ट फूड
along with these polythene bags। जानवरों ने जब इन पॉलीथीन बैग्स को खाना शुरू कर दिया वेस्ट फूड के साथ साथ, अल्टीमेटली स्टार्टेड डाइंग, वो क्या हो गया, अल्टीमेटली मरना शुरू हो गए। स्टार्टेड डाइंग डैश देयर इंटरनल सिस्टम वाज गेटिंग ब्लॉक्ड। जब उन्होंने इसको खाना शुरू कर दिया, बोल क्या रहा है, जब उन्होंने पॉलीथीन बैग्स को खाना शुरू कर दिया वेस्ट फूड के साथ साथ, तो वो इंटरनल सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से मरना शुरू हो गए। इंटरनल सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से, वजह कैसे बताई जाती है, बिकॉज से, तो क्या रहेगा यहाँ पे, बिकॉज आ जाएगा। दे स्टार्टेड डाइंग बिकॉज देयर इंटरनल सिस्टम वाज गेटिंग ब्लॉक्ड। लेकिन आपने देखा होगा डाई के साथ ऑफ भी लगता है, ठीक है, डाई ऑफ, ये भी तो होता है, डाई ऑफ कैंसर ऐसे बोलते हैं, डाई ऑफ कैंसर। तो ये कब होता है, ऑफ कब लगता है, जब यहाँ पे केवल एक वर्ड आ रहा होता है, सिंपल सा एक नाउन डायरेक्ट बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ एक सेंटेंस है पूरा, तो अगर सेंटेंस पूरा है तो फिर ऑफ नहीं लगता है, ठीक है, फिर ऑफ नहीं आता है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज। समझ रहे हैं, अगर केवल एक कोई चीज होती, किसी चीज की वजह से मरा हुआ, कुछ सिंगल चीज होती, कैंसर वगैरह कुछ भी होता, तो डाई ऑफ होता, लेकिन ये सिंगल नहीं है, पूरा सेंटेंस है, और पूरा सेंटेंस होने की वजह से क्या आएगा यहाँ पे, बिकॉज आएगा। द गवर्नमेंट हैड नो अल्टरनेटिव, गवर्नमेंट के पास और कोई उपाय नहीं था, येट बट सो और बिकॉज टू बैन दिस पॉलीथीन। ये बोलना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के पास इन पॉलीथीन बैग्स को बैन करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। के सिवाय का क्या मतलब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टू है, आपको बताता हूँ, बट टू इसका मतलब क्या होता है, बट टू का मतलब होता है के सिवाय, किसी चीज के सिवाय, ठीक है, बट टू। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट हैड नो अल्टरनेटिव, गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था पॉलीथीन बैग्स को क्या बैन करने के सिवाय। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा, ठीक है, बट टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 106 तक हो गया ना, बट टू ये आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ठीक है, बट टू बैन दिस वैक्स इट इज, देखिए यहाँ पे देखो, इट इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू लुक इनटू द मैटर। इट इज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट क्या आएगा, इट इज बट ऑल्सो ड्यूटी तो नहीं हो सकता, इट इज स्टिल ड्यूटी भी नहीं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस मैटर। However, it is also the duty of each individual, हालांकि ये हर एक व्यक्ति की भी ड्यूटी है टू दैट। देखिए अब टू के बाद हमें चार चीजों में से पढ़ना है, टू गेट इट, डू इट, कन्वीन इट, सी टू इट। इसके लिए इनका मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो कन्वीन इट, सॉरी, सी टू इट का मतलब क्या होता है, सी टू इट का मतलब होता है कि बिकम अवेयर ऑफ, हमें किसी चीज से जब हम अवेयर होना चाहते हैं या अवेयर होते हैं तो उसको बोलते हैं सी टू इट, टू बिकम अवेयर ऑफ। तो और कन्वीन मतलब क्या होता है, मीटिंग बुलाना एक तरीके से, ठीक है, कन्वीन मतलब होता है मीटिंग बुलाना। तो इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ ईच इंडिविजुअल टू सी टू इट, सी टू इट मतलब टू बिकम अवेयर ऑफ इट, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें या इस चीज के बारे में अवेयर हो हम लोग, दैट वी डैश यूज पॉलिथीन बैग्स, ताकि हम लोग पॉलिथीन बैग्स को यूज ना करें। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं कि ये हमारी एक इस इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो इस चीज के बारे में अवेयर हो कि वो पॉलिथीन बैग्स को यूज ना करें। तो पॉलिथीन बैग्स को यूज ना करें मतलब वी डोंट यूज पॉलिथीन बैग्स। आप देखो ना, डोंट स्प्लिट बोले मथु को, तो वहां पे डोंट का यूज किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पे है कि वी डोंट यूज पॉलिथीन बैग्स, कि हम लोग पॉलिथीन बैग्स का यूज ना करें। इस चीज के बारे में अवेयर होने की जो ड्यूटी है वो हर एक इंडिविजुअल की भी है, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है, बाय यूजिंग दिस वी विल नॉट ओनली हार्म द एनवायरनमेंट। इन बैग्स को यूज करके हम नॉट ओनली मतलब सिर्फ नहीं, केवल हार्म एनवायरनमेंट को ही हार्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि ourselves as well, हम खुद को भी इसमें क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। 10 से नो टू प्लास्टिक बैग्स एंड कंट्रीब्यूट के साथ हमेशा टू आता है, ये तो रटी हुई चीज होगी, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ठीक है, इसमें ये सारे आंसर्स आपके थे। इसके बाद देखते हैं लास्ट जो पार्ट था सेट ए में, जो लास्ट वाला पार्ट था वो है प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स। इसमें आपको प्रीपोजिशंस और डिटरमाइनर्स का यूज करना है। ठीक है, देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, तो जल्दी ही हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे ये प्रीपोजिशन आएगी या फिर कोई डिटरमाइनर आएगा, आपको बनना है कि इन चारों में से क्या आएगा। ही सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क, वो सफल हुआ डिंट ऑफ
परसिवरेंस, अपने हार्ड वर्क और अपने परसिवरेंस की वजह से। परसिवरेंस क्या होता है, जैसे मान लो आप फेल हो जाते हो, उसके बाद अपने डेडिकेशन को बनाए रखना, ठीक है, दृढ़ निश्चय टाइप एक तरीके से, तो होता है परसिवरेंस। तो ही सक्सीडेड, ये एक फ्रेज भी आपको पता होगा क्या है वो, बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ एक फ्रेज होती है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब क्या है कि वो अपने हार्डवर्क और परसिवरेंस की वजह से क्या हुआ, सक्सीड हुआ, यानी कि सफल हुआ। तो बाय डिंट ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। तो एक फ्रेज थी वैसे भी। 111, 112 पे क्या है देखो, ड्यू टू हिज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क डैश टाइम। ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से वो इस काम को बाय टाइम मतलब समय तक पूरा नहीं कर पाया, समय के लिए पूरा नहीं कर पाया, समय के ऊपर पूरा नहीं कर पाया, ऐसा भी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अपनी बीमारी की वजह से अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाया। समय पर के लिए क्या आता है, ऑन टाइम होता है, ठीक है, टाइम हमेशा क्या होता है, ऑन होता है। तो ऑन टाइम, आई कुड नॉट डू दैट वर्क ऑन टाइम, मैं समय पर उस काम को पूरा नहीं कर पाया, तो ऑन टाइम। बाय टाइम क्या होता है, मतलब किसी विशेष समय तक की बात करूँ, बाय येस्टरडे, बाय टुमारो, बाय डे आफ्टर टुमारो, तो ये होता है बाय। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हम लोग क्या, ऑन टाइम, टाइम के साथ क्या आता है, हमेशा ऑन आता है, ठीक है। आपके 112 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन इसमें और है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो मीनिंग, अगला क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो मीनिंग डैश यू से, देयर इज नो मीनिंग बाय व्हाट यू से, जो तुम कहते हो उसके द्वारा कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। देयर इज नो मीनिंग ऑन व्हाट यू से, ये ऑन भी नहीं है किसी का, जो तुम कह रहे हो उसके ऊपर कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा भी नहीं। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, इसका कोई मतलब नहीं है जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप कह रहे हो उसमें कोई मतलब नहीं है। इन वॉट यानी कि उसमें कोई मतलब नहीं है जो आप कह रहे हो, ठीक है। इन वॉट यू से, देयर इज नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं है इन किसमें, जिसमें, जो आप कह रहे हो, ठीक है। तो इन वॉट यू से। 14 होगा, 14वां ये है, दीज आर गुड रूल्स लिव बाय, यहाँ पे क्या आएगा, टू आ जाएगा, तो सिंपल दिख रहा है, जीने के लिए क्या है, एक अच्छे नियम है, दीज आर गुड रूल्स टू लिव बाय, ये अच्छे नियम है जीने के लिए, ठीक है। विथ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, तो टू आ जाएगा, यानी कि टू इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 115, ही इज द मैन आई हैव बीन लुकिंग, ये वही व्यक्ति है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। आई हैव बीन के, हैव बीन आपने पढ़ा होगा, हैव बीन के साथ क्या आता है, या तो सिंस आता है या फिर फॉर आता है, ठीक है। सिंस कब आता है, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम होता है, यानी कि कोई डेट दे दी आपको, कोई दिन दे दिया, तो वहां पे क्या आता है, सिंस। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये वही व्यक्ति है जिसको मैं ढूंढ रहा था, आई हैव बीन लुकिंग फॉर, ही इज द मैन आई हैव बीन लुकिंग फॉर, ये वही व्यक्ति है जिसको मैं ढूंढ रहा था, ही इज द मैन आई हैव बीन लुकिंग फॉर, जिसको ढूंढ रहा हूँ। डोंट लिटर द स्ट्रीट, लिटर मतलब क्या होता है, LOIT, या लिटर मतलब यहाँ वहाँ ऐसे घूमना, तो ये बोल रहे हैं कि डोंट लिटर द स्ट्रीट, स्ट्रीट में मत घूमे ऐसे फालतू में, यहाँ वहाँ, स्ट्रीट में यहाँ वहाँ घूमे, यानी कि फिर से अराउंड आएगा इसका आंसर। नियर तो होगा नहीं, स्ट्रीट के नियर मत घूमे, ऐसे नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें देखना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, अराउंड, क्योंकि लेटर मतलब क्या होता है, ऐसे ही घूमना फालतू में, तो ऐसे क्या कर रहा होगा, यहाँ वहाँ घूम रहा होगा, यहाँ वहाँ मतलब क्या हो जाता है, अराउंड हो जाता है। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 में है, सिट हेयर डैश मी, यहाँ बैठो, कहाँ बैठो, सिट हेयर। देखो इसमें दो आंसर पॉसिबल हैं, बिसाइड भी हो सकता है और बाई भी हो सकता है होने को, तो लेकिन बाई ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बैठो मेरे पास बैठो, सिट हेयर बाय मी, तो यहाँ पे बाय ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, इसको आप चेक कर लेना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसमें बाय होना चाहिए, हम बोलते हैं स्टैंड बाय मी, मेरे साथ खड़े रहो, तो ऐसे सिट हेयर बाय मी, मेरे साथ बैठो। बिसाइड मतलब भी क्या होता है कि साथ में बैठना, किसी के पास में, नेक्स्ट टू, ये होता है बिसाइड मतलब। आई थिंक मैंने इससे पहले तो बिसाइड बताया था, वो थोड़ा गलत बता दिया, आई थिंक सही बताया हो तो कोई बात नहीं, अगर गलत बताया तो देख लेना। बिसाइड मतलब होता है क्या, इन नेक्स्ट टू, किसी के साइड में बैठना है, साथ में बैठना, और बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, या के अलावा, इसके साथ साथ, वो होता है बिसाइड्स। बिसाइड मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 118, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बाय, वैसे बाय होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 118, वी मस्ट नॉट साई एंट्री लेवल और फ्रीलांस, देखिए और है तो फ्रीलांस को हटा भी सकते हो एक बार के लिए समझने के लिए, ठीक है, फ्रीलांस को हटा देते हैं। वी मस्ट नॉट साई एंट्री लेवल जॉब्स एज दे हेल्प अस गेन एन इनसाइट इनटू द कंटेक्स्ट और इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स, हमें नहीं साई होना चाहिए, साई मतलब क्या होता है, शर्माना, लेकिन शर्माने से मतलब नहीं है यहाँ पे। वी मस्ट नॉट साई अवे फ्रॉम एंट्री लेवल जॉब्स, हमें बिल्कुल भी साई अवे नहीं करना चाहिए एंट्री लेवल जॉब से, क्योंकि दे हेल्प अस गेन, वो हमें हेल्प करते हैं गेन करने के लिए, एन इनसाइट इनटू,
एक हम एक नज़र मार लें, एक नज़रिया ले लें, जानकारी प्राप्त कर लें, तब कॉन्टेक्स्ट इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स, कि किस संदर्भ में और क्या काम एक कंपनी करती है, कि हमें एंट्री लेवल जॉब्स से कभी घबराना नहीं चाहिए या उससे दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हमें हेल्प करती है कि कोई कंपनी किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में काम करती है या ऑपरेट करती है। तो स्टाई अवे फ्रॉम एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है टू डू अवे विथ, या फिर किसी से घबराना, ठीक, घबराना, दूर भागना, ये क्या होता है, साई अवे, ठीक है, घबराना, दूर भागना, ये सब चीज़ें होती है साई अवे फ्रॉम। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें दूर नहीं भागना चाहिए एंट्री लेवल जॉब से, क्योंकि वो हमें हेल्प करती है कि कोई कंपनी किस कॉन्टेक्स्ट में काम करती है। सिविल सोसाइटी एंड मीडिया हैव अ मेजर रोल इन मेकिंग द कोलिशन वर्क द पीपल। सिविल सोसाइटी और मीडिया का एक बहुत मेजर रोल है कोलिशन वर्क किसके लिए करने के लिए, फॉर, ये तो इजी था, इसको तो कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। 120 ही ट्रेवल्ड डैश मिस्टर जोशीज कार, तो खुद करना, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत इजी सा है। ही ट्रेवल्ड, जैसे हम पैदल चलते हैं तो हम लोग फुट पे चलते हैं, तो हम ऑन फुट चलते हैं, लेकिन व्हीकल में हम ऑन नहीं होते हैं, ठीक है, व्हीकल में हम क्या होते हैं वो आप इन चारों में से देख लेंगे। इसका आंसर ऑन तो नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ बस, ठीक है, बाकी देखना क्या है इसका आंसर। ये आपके सारे हो गए। हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो सेट ए में फर्स्ट में है, वो कौन सा है, हाँ, अरेंजमेंट वाला देख लेते हैं, PQRS वाला जो होता है ना, वन लाइन वाला जो होता है उसको देख लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो हम फिर कल देखेंगे, ठीक है, दूसरे वाले उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको देख लो जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करते हैं। बाकी हम जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है जो मेन दिक्कत करता है, और एक S1 S2 वाला, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखो आपको जम्बल्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा सेंटेंस, आपको इसको ऑर्डर करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसका बनाना है और ऑर्डरिंग पे लेके आना है कि क्या इसका एक सही ऑर्डर होगा, आपको ये बताना है। क्या है, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, From Europe to America in 1992, his first voyage Columbus made। यूरोप से अमेरिका 1992 में हिज फर्स्ट वोयाग, वोयाग मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है, यात्रा करना, यात्रा पे निकलना। हिज फर्स्ट वोयाग कोलंबस मेड। सबसे पहले इसमें नाउन ढूंढा करो, नाउन मतलब सब्जेक्ट ढूंढा करो, सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा होगा, फ्रॉम से नहीं हो रहा होगा, यहाँ से हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हिज फर्स्ट वर्क, हिज की बात कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी बात ये कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ढूंढो, वो व्यक्ति कौन है, कोलंबस। तो कोलंबस से शुरू होगा, कोलंबस मेड, क्या मेड, हिज फर्स्ट वोयाग, उसने अपनी पहली वोयाग या अपनी पहली यात्रा प्रारंभ करी इन 1992 फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। ऐसा भी हो सकता है कि कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोयाग इन 1992 फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। तो SRQP, अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिखता है तो ठीक हो जाएगा। तो SRQP आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है तो उसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा क्या हो सकता है, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोयाग फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1992, यानी कि ये वाला ऑप्शन है इसका आंसर, SRPQ। इसमें आंसर्स तो लगे हुए हैं पहले से भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, इसमें तो सारे आंसर्स लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं। साइंटिस्ट हैव द इफेक्ट्स ऑफ वार्न्ड अस अबाउट क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट हैव, साइंटिस्ट ये टाइम वर्ड है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको नाउन मिल गया, साइंटिस्ट यहीं से शुरू होगा सेंटेंस। हैव, अब हैव है तो वर्ब आएगा, वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, कहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी के बाद आर आएगा। साइंटिस्ट हैव वार्न्ड अस अबाउट, किस बारे में वार्न किया है, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि PRQS, ये ऑप्शन नंबर सी अब इसका आंसर, ठीक है। साइंटिस्ट हैव वार्न्ड अस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, साइंटिस्ट ने हमें जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट्स के बारे में चेताया है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्पीड इज अ पोटेंट cause industrial growth at a terrific in a big city of pollution। speed is a potent cause, speed एक potent cause है, industrial growth at a terrific। देखिए इसमें आपको नाउन कहाँ दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये आपका नाउन हो जाएगा, है ना, नाउन ढूंढो सबसे पहले, नाउन यहाँ दिख गया आपको, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट अ टेरिफिक, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक टेरिफिक स्पीड में, यानी कि एट अ टेरिफिक स्पीड, industrial growth at a terrific speed is a potent cause in a big city, is a potent cause, किस चीज का cause है, of pollution in a big city, क्या हो जाएगा, QPSR, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेरिफिक स्पीड से होने वाली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है
वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है बड़े शहरों में। तो क्या हो जाएगा QP, ये हो जाएगा इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं द गार्बेज एंड एनवायरमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है भाई। देखिए क्या है एंड गार्बेज, यानी कि यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा तो पहले ये तो आएगा नहीं। टुडे आवर एनवायरमेंट शुरू हो सकता है, फिल्थ एंड स्क्वेलर यहाँ से भी शुरू नहीं होगा, इन दोनों में से एक से शुरू होगा। कहाँ? टुडे आवर एनवायरमेंट, यहाँ से शुरू होने वाला टुडे आवर एनवायरमेंट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, नाउन खत्म हो गया। तो इज इन कॉन्स्टेंट ग्रिप ऑफ, ऑफ के बाद एंड नहीं, दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगी, तो क्या आएगा QSRP। QSRP कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, कि आजकल जो हमारा एनवायरमेंट है वो किस किस चीज से भरा पड़ा है, फिल्थ स्क्वेलर एंड गार्बेज, कूड़ा करकट फिल्थ इन सब चीजों से भरा पड़ा है हमारा आज का एनवायरमेंट, ऐसा ये बोलना चाहता है। अगला क्वेश्चन, ऑफ करप्शन एवरीवेयर, ऑफ करप्शन एवरीवेयर टू ईज आउट द मॉन्स्टर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सा है, यहाँ से आपको या तो आप ये नाउन बोल देते, ठीक है, या तो आप ये वाला बोलेंगे। देखिए ये क्या है, इंट्रोडक्टरी इट और इंट्रोडक्टरी देयर वाले सेंटेंस होते हैं वो वाला है। इट इज द ड्यूटी, यहाँ से शुरू होगा, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इट का इसमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी इट है, ये वाला इट नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू ईज आउट, कि वो ईज आउट करे किसको, द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो करप्शन का जो करप्शन वाला मॉन्स्टर है उसको क्या करे, ईज आउट करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू ईज आउट द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन, यानी कि SQRP ये हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो करप्शन को क्या करे, ईज आउट करो, ये बोलना चाह रहे हैं। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू ईज आउट द मॉन्स्टर ऑफ करप्शन एवरीवेयर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। मेड द मूवमेंट द पुअर विजिबिलिटी ऑफ द व्हीकल्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये से शुरू होगा नहीं, ऑफ द व्हीकल से शुरू होगा नहीं, इससे शुरू होगा नहीं, शुरू कहाँ से होने वाला है, क्यू से। ठीक है, क्यू से शुरू होने वाला केवल 2 ही है। क्या है, द पुअर विजिबिलिटी, जो पुअर विजिबिलिटी यानी कि दिखना कम हो गया होगा, द पुअर विजिबिलिटी, नाउन के बाद क्या आएगा, अब आएगी वर्ब। वर्ब कहाँ दिखाई दे रही है आपको, मेड। ठीक है, द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट, उसने मूवमेंट को बना दिया, क्या बना दिया, क्वाइट डिफिकल्ट, क्वाइट डिफिकल्ट बना दिया। द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स, जो पुअर विजिबिलिटी है उसने गाड़ियों की विजिबिलिटी को क्या कर दिया, डिफिकल्ट बना दिया। यानी कि द पुअर विजिबिलिटी के बाद P आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, यानी कि QPRS। आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37, मोहन क्लियरली आई कुड नॉट सी ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड दो ही वॉज, देखो यहाँ से भी शुरू कर सकते थे कोई ना कोई, ठीक है, आई से भी शुरू कर देगा कोई ना कोई, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि आगे क्या हो रहा है। ओनली अ फ्यू यार्ड्स, देखिए मोहन क्लियरली आई कुड नॉट सी ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड दो ही वॉज, देखिए दो से शुरू करो, दो ही वॉज, हालांकि वो, ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड, वो मेरे से कुछ ही यार्ड्स आगे था। आई कुड नॉट सी मोहन क्लियरली, फिर भी मैं उसको क्लियरली नहीं देख सका, ये ज्यादा एग्जैक्ट सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है। हालांकि वो मेरे से थोड़ा ही आगे था, कुछ ही आगे था, फिर भी आई कुड नॉट सी मोहन क्लियरली। वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमा भी होना चाहिए। ठीक है, दो ही वॉज ओनली अ फ्यू यार्ड्स अहेड, इसके बाद कॉमा, कॉमा का मतलब हो जाएगा बट, फिर भी मतलब दो ही वॉज अपॉन फ्यू यार्ड्स अहेड स्टिल आई कुड नॉट सी मोहन क्लियरली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, SRQP हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वैसे कॉमा होना चाहिए था या फिर यहाँ पे स्टिल का यूज होना चाहिए था, तभी जाके सेंटेंस सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हुए। इसमें बोलते हैं कि बोथ विंटर एंड समर एक्सट्रीम आर ट्रूली हेयर इन इंडिया। इसके 2 आंसर्स पॉसिबल लग रहे हैं मेरे को, बोथ विंटर एंड समर। देखिए बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम, ये तो एक साथ आने वाला है क्योंकि ये वेदर की बात कर रहे हैं। आर ट्रूली एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, यहाँ पे समर और विंटर दोनों ही बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। कहाँ, इंडिया में। बोथ समर एंड विंटर आर ट्रूली एक्सट्रीम हेयर इन इंडिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हेयर इन इंडिया बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम, ऐसा भी हो सकता है, यानी कि SP, ये वाला भी आंसर पॉसिबल है, SPRQ। हेयर इन इंडिया बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम, ये भी हो सकता है।
अगर हम हेयर इन इंडिया शुरू ना करें, बोथ से शुरू करें, तो ये भी सही हो सकता है कि बोथ विंटर एंड समर हेयर इन इंडिया आर ट्रूली एक्सट्रीम, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे तो ये दिखाई देता है, मैं इसको आंसर सही मानूंगा। बाकी आंसर की में देखेंगे जब यूपीएससी रिलीज करेगा तो। ठीक है, हेयर इन इंडिया बोथ विंटर एंड समर आर ट्रूली एक्सट्रीम। ठीक है, मैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसको मानता हूँ। तो आगे देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस। get crystallized the self and world view and physical space where basic ideas of public culture is mental। देखिए, पब्लिक कल्चर, जो हमारा पब्लिक कल्चर है, इज ए मेंटल एंड फिजिकल स्पेस। ये एक मेंटल और फिजिकल स्पेस है वेयर बेसिक आइडियाज ऑफ द सेल्फ एंड वर्ल्ड व्यू गेट क्रिस्टलाइज्ड। जो पब्लिक कल्चर है ये एक मेंटल और फिजिकल स्पेस है जहाँ पे जो हमारे अपने बारे में और संसार के बारे में बेसिक आइडियाज होते हैं वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं, यानी क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, पब्लिक कल्चर, यहाँ से नाउन है ना, नाउन से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो नहीं सकता नाउन। द पब्लिक कल्चर इज अ मेंटल एंड फिजिकल। तो SRQP, इसमें आंसर सारे लगे हुए हैं, ये बात गलत है इनकी, इसमें इन्होंने आंसर नहीं लगाने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोलता है that he ordered the post was the first job he performed on the reaching my release from jail। again noun ढूंढो। the post was the first job नहीं हो सकता, the post was शुरू नहीं होगा, ये कोई भी कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा है। the first job he performed on reaching the post was, हाँ ये हो सकता है, the first job he performed on reaching। फर्स्ट काम जो उसने किया पहुंचने पे, कहाँ पहुंचने पे, अपने उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद उसने जो अपना पहला काम किया was that he ordered my release from jail। सबसे पहला काम अपनी उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद उसने जो किया वो क्या था कि उसने उसने मुझे जेल से छुड़ा दिया। तो क्या हो जाएगा, RQPS, क्या हो जाएगा, नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट नंबर 2 आपका इंग्लिश का, जिसमें आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, मतलब मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन हो चुके होंगे अभी तक। अब बचे हैं 20 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले, और एक और बचा होगा आपका S1 S2 वाला। ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। वो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, आधे घंटे का लगभग रहेगा वो, जिसमें हम उस पूरे पार्ट को कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो सही लग रहा होगा। इसी तरीके से हम जीएस का भी लेके आएंगे, जीएस का हम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लेके आएंगे, जो इससे भी ज़्यादा डिटेल में वो एनालिसिस रहेगा। बहुत कुछ सीखने को आपसे वहाँ से मिलने वाला है। तो ठीक है, फिर बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा ये, तो अभी तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीएस के एनालिसिस के साथ, उससे पहले इंग्लिश के बचे हुए क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, तब तक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।